गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं पाठ 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। उसमें हमने कल एक चित्रकथा के माध्यम से जाना था कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर जो है अपराधी को दंड दिया जाता है, और अगर कोई अपराधी नहीं होता है और उस पर संदेह के आधार पर कोई गिरफ्तार कर लिया जाता है या जो कुछ भी है उसको किस तरह से न्याय दिया जाता है। अपराधी है तो उसको सज़ा दी जाती है, और अपराधी नहीं है तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, जैसे कि शांति को कर दिया गया था। और ऐसे मामलों में आपराधिक न्यायिक प्रणाली में कौन कौन लोग होते हैं हमने वो भी जाना कि सबसे पहले पुलिस होती है, फिर सरकारी पक्ष का वकील होता है, फिर बचाव पक्ष का वकील होता है, फिर न्यायाधीश होते हैं। ये 4 लोग होते हैं हमारी न्याय व्यवस्था में। तो अब सबसे पहले पुलिस, देखो यहाँ करा था ना कल अंडरलाइन, पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये 4 अधिकारी हमारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग होते हैं। तो ये आपको याद रखना, स्टार बना लो। अब सबसे पहले कौन है? पुलिस। सबसे पहले पुलिस, तो हम पुलिस के बारे में पढ़ेंगे। अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है? पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। अगर पुलिस में किसी के अपराध के बारे में कोई शिकायत मिलती है तो उसकी पुलिस क्या करती है? जांच करती है। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र यानी चार्जशीट दाखिल कर देती है। जैसा कि अध्याय की शुरुआत में ही कहा गया था कि ये तय कर देना पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, ये न्यायाधीश को तय करना होता है। अंडरलाइन कर लो यहाँ से, यह तय करना पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, ये तय कौन करता है? न्यायाधीश। पुलिस तो सिर्फ मामले की जांच करती है और उनको जो जो भी सबूत मिलता है आरोपी के खिलाफ, वो सारे सबूत वो कोर्ट में यानी न्यायालय में पेश कर देती है। कौन? पुलिस। दूसरी इकाई में आपने कानून के शासन के बारे में पढ़ा था। इसका सीधा मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन है। पुलिस भी इस कानून के तहत आती है। लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक और मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए हुए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को कोई सजा नहीं दे सकती। देखो हमने दूसरी इकाई में पढ़ा था कानून का शासन। कानून के शासन का मतलब क्या है कि कानून सबके लिए समान है और कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। यह है कानून का शासन। तो हर व्यक्ति को देश के कानून के अधीन होता है हर व्यक्ति, और पुलिस भी देश के कानून के अधीन ही कार्य करती है। हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस के लिए भी कानून बना रखा है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को जांच के दौरान मारेगी पीटेगी नहीं, वो सिर्फ उससे सवाल जवाब कर सकती है। आगे देखो, संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अंडरलाइन कर लो, ये भी इम्पोर्टेंट है। संविधान के अनुच्छेद 22 में, फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार है। ये भी आपको कॉपी में लिखने हैं। देखो क्या क्या अधिकार है। जो किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको क्या क्या अधिकार है। पहला, गिरफ्तारी के समय उसे ये जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। जैसे शांति को गिरफ्तार किया गया था, नौकरानी को, तो उसको ये जानने का अधिकार है कि वे क्यों किया जा रहा है कि उसने, मिसेस शिंदे ने उस पर आरोप लगाया है कि उसने उसका सोने का हार चोरी किया था। सबसे पहले तो अनुच्छेद 22 के अनुसार, यहीं से बनेगा, प्रश्न भी बनता है कि फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो उत्तर यहाँ से होगा अनुच्छेद 22 के अनुसार। पहला यही कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसे ये जानने का अधिकार है कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। दूसरा, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। तीसरा,
गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है। गिरफ्तारी के दौरान या जब वो हिरासत में रहता है, यानी पुलिस में के पास रहता है वो, जब तक केस की सुनवाई नहीं होती है तब तक वो जो मजिस्ट्रेट केस की सुनवाई नहीं होती है तब तक हिरासत में रहता, तो उसके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार या यातना नहीं दी जा सकती उसको। चौथा है, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जी, पुलिस हिरासत में रहते हुए जो भी वो बयान देता है उसको जो है आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब वो जैसे वो पुलिस में, वो तो हिरासत में है पुलिस में, और लोग उसके लिए जो बयान दे रहे हैं उनको जो है सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। यह अनुच्छेद 22 के अनुसार जो है फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। यह आपको आपका HW है, आज आपको ये कॉपी में लिखना है, ठीक है। यहीं से ये हेडिंग डालकर ये लाइन लिख लेना और फिर ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं HW में। आगे देखो, ये देखो, आपको ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस हिरासत के दौरान अपनी गलती मानते हुए आरोपी द्वारा दिए गए बयानों को इसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, है ना। इसमें पुलिस हिरासत के दौरान अपनी गलती मानते हुए आरोपी द्वारा दिए गए बयानों को उसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? हम ये सोचेंगे कि हिरासत में रहकर वो जो है किसी दबाव में भी बयान दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस व अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्त और प्रक्रियाएं तय की है। इन नियमों को DK बसु दिशा निर्देशानुसार कहा जाता है। इनमें से कुछ दिशा निर्देश इस प्रकार है। देखो, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने, जो हमारा भारत का सबसे ऊपरी न्यायालय है, उसने जो है व्यक्ति को गिरफ्तार, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस व अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्तें और प्रक्रिया तय की गई है। इन नियमों को DK बसु दिशा निर्देश कहा जाता है। क्या क्या दिशा निर्देश है? देखो, गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा पद स्पष्ट व सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। जो भी कोई पुलिस अधिकारी उसको किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है तो उसकी पोशाक यानी वो पुलिस ड्रेस में होना चाहिए। उसकी नाम पट्टी होनी चाहिए, लगी होती है ना पुलिस वालों के यहाँ पर नाम की पट्टी, और यानी उसकी पूरी पहचान होनी चाहिए। वही व्यक्ति किसी को गिरफ्तार कर सकता है। ऐसे सिविल ड्रेस में आकर अगर कोई गिरफ्तार करने लगे तो उसको अधिकार नहीं है, वो पुलिस की ड्रेस पहन के ही गिरफ्तार करेगा। गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज तैयार किया जाए। उसमें गिरफ्तारी के समय व तारीख का उल्लेख होना चाहिए। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए। वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। ये भी नियम है कि गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो जो तैयार किया जाता है, वो जो फाइल तैयार की जाती है के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, और उसके सत्यापन के लिए जो एक कम से कम एक गवाह भी होना चाहिए कि किसके सामने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, किस अपराध में उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, उसका एक गवाह भी होना चाहिए। वो गवाह कोई भी हो सकता है, परिवार का सदस्य भी हो सकता है। अगला है, गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए या जिससे पूछताछ की जा रही है ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभ चिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। गिरफ्तार किए गए और हिरासत में रखे गए व्यक्ति को जो है या जिससे पूछताछ की जा रही है वो जो है किसी को भी अपने घर परिवार के सदस्य को या परिचित को जो है इस बारे में जानकारी देने का अधिकार भी है। पुलिस में जाकर भी वो जानकारी फ़ोन कर सकता है कि भाई मुझे इसलिए पुलिस थाने में बुलाया गया है। जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता हो तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज दी जानी चाहिए। मान लो उसका कोई संबंधी या कोई वहाँ नहीं रहता है, उस शहर में नहीं है जिस शहर में उसको गिरफ्तार किया गया है,
तो और बाहर है तो उसको 8 से 12 घंटे के भीतर भीतर जानकारी देनी होती है कि भाई उसका मित्र है, उसका संबंधी है, उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, ये पुलिस द्वारा। ठीक है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हैं, तो इनको तो आप पढ़ लेना। अगला देखो, आइए अब शांति की कहानी पर वापस लौटते हैं और इन सवालों के जवाब खोजते हैं। जब चोरी के इल्जाम में शांति को गिरफ्तार किया गया, उसी दौरान सब इंस्पेक्टर राव ने उसके भाई सुशील को भी 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा। क्या उसको हिरासत में रखने की कार्रवाई कानूनन सही थी? क्या इससे डीके बसु दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ है? उल्लंघन हुआ है, हाँ से उसकी रखने की कार्रवाई सही नहीं थी। हमने पढ़ा था ना, सुशील को भी कांस्टेबल ने और उस राव ने उन्होंने मारा पीटा था। मारने पीटने का इनको अधिकार नहीं है। तो क्या इससे डीके बसु दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ है? हाँ, बिल्कुल उल्लंघन हुआ है। डीके बसु दिशा निर्देश ये वाले हैं। और उसको गिरफ्तार किया तो कोई उसका गवाह भी नहीं था, तो ये वो होगा। अगला देखो, क्या सब इंस्पेक्टर राव ने शांति को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले गवाहों से पर्याप्त सवाल पूछे और जरूरी सबूत इकट्ठा किए थे? नहीं किए थे। करता तो वो गिरफ्तार ही नहीं होती। सब इंस्पेक्टर की गलती थी उसमें कि वो दोषी थी नहीं और उसको जो है जेल में डाल दिया, क्योंकि उसने जरूरी सबूत इकट्ठे ही नहीं किए। पुलिस की जिम्मेदारियों के हिसाब से आपकी राय में सब इंस्पेक्टर राव की जांच के लिहाज से और क्या क्या इंस्पेक्टर राव को जांच के लिहाज से और क्या क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए था? उसको पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए थी। ऐसे गिरोह का पता लगाना चाहिए था, जबकि वो तो सुशील को मार रहे थे कि तुम्हारा ही गिरोह है, और उसको ये हामी भरवाने के लिए उस पर अत्याचार भी किए थे। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको हकीकत अच्छी जांच पड़ताल करके पूरी तहकीकात करके सच्चाई तक पहुंचना चाहिए था। आइए अब थोड़ी अलग स्थिति के मामले में देखते हैं। मान लीजिए शांति और उसका भाई सुशील थाने में जाकर ये शिकायत करते हैं कि शिंदे के 20 वर्षीय बेटे ने उनकी बचत के 15,000 रुपये चुरा लिए हैं। क्या आपको लगता है कि थाने का प्रभारी अधिकारी फौरन उनकी एफआईआर दर्ज कर लेगा? ऐसे कारक लिखिए जो आपकी राय में एफआईआर लिखने या न लिखने के पुलिस के फैसले को प्रभावित करते हैं। देखो, मिस्टर शिंदे ने जाकर रिपोर्ट लिखवाई, एफआईआर दर्ज करवाई नौकरानी के खिलाफ, तो तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली, न कोई तहकीकात की और उसको गिरफ्तार कर लिया। अगर यही उल्टा होता है कि शांति और उसका भाई सुशील जाकर उनके विरुद्ध 15,000, वो शिंदे के 20 वर्षीय बेटे के विरुद्ध अगर एफआईआर दर्ज करवाने जाते कि उन्होंने उसके 15,000 रुपये ले लिए, तो हो सकता है कि पुलिस एफआईआर ही दर्ज नहीं करती। तो इस तरह होता है पुलिस में, और वो पुलिस के फैसले को भी प्रभावित करती। पुलिस एफआईआर ही दर्ज नहीं करती, थोड़ी सी छानबीन करके उस मामले को ख़त्म ही कर देती, कुछ भी हो सकता था। ये है वो रिपोर्ट का होता है फौरन प्रथम सूचना प्राथमिकी जो एफआईआर दर्ज कराते हैं उसके लिए। देखो, प्रथम सूचना रिपोर्ट, तो एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद ही किसी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है। कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फौरन एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को ये सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है। एफआईआर में आमतौर पर वारदात की तारीख, देखो एफआईआर में क्या क्या लिखा होता है, वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है। एफआईआर का पूरा नाम क्या है, ये भी प्रश्न बन सकता है आपके। उसमें वारदात के मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है। अगर अपराधियों को पता हो तो उनके नाम तथा गवाहों का भी उल्लेख किया जाता है। एफआईआर में शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम और पता लिखा होता है। और एफआईआर में और क्या लिखा होता है, शिकायत दर्ज कराने वाले का भी नाम और पता लिखा होता है कि किसने एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है। इस पर शिकायत करने वाले के दस्तखत कराए जाते हैं। शिकायत करने वाले को पुलिस से एफआईआर की एक नकल मुफ्त पाने का कानूनी अधिकार है। ये है एफआईआर के फॉर्म है ये। इस पर जो है एफआईआर दर्ज कराने वाले के भी साइन होते हैं, और एफआईआर जो दर्ज कराई जाती है उसकी तारीख, उसका समय और स्थान का उल्लेख भी होता है। तो ये एफआईआर के बारे में है इसमें कि एफआईआर
क्या होती है और एफआईआर में क्या क्या लिखा होता है। ठीक है, ये हमारे हो गई पुलिस की भूमिका। चार चार लोग थे ना, पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश। तो पुलिस की भूमिका हमने पढ़ ली कि पुलिस की भूमिका क्या होती है। पुलिस जो है अपराध एफआईआर दर्ज करती है और उसके अनुसार जो है वो जांच पड़ताल करती है, लेकिन ये अपराधी घोषित नहीं कर सकती, वो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करती है। तो पुलिस की भूमिका हमने पढ़ ली। और अब हम पढ़ेंगे सरकारी वकील की भूमिका, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।